नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवांग। आज है 22 जनवरी 2025 और रोज की तरह आज फिर आ गया हूं मिलकर आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर में 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वे 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे थे। इनके अलावा यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जेडी वेंस जी ने शपथ ली। जेडी वेंस और ट्रंप दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि दुनिया को उम्मीद थी, ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही बाइडेन सरकार के 80 से ज्यादा फैसलों को खत्म कर दिया और बहुत सारे नए और बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। आओ देखें क्या है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, क्योंकि ये पूरी दुनिया और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले जो फैसला लिया है वो ये है कि वो टिकटॉक पर लगे बैन को 75 दिन के लिए हटा देंगे। यही नहीं, इस मामले में मीडिया से अलग से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हम टिकटॉक को बंद नहीं होने देंगे। सॉरी टू से, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि इन्हें अफगानिस्तान से वापस क्यों जाना पड़ा। खैर छोड़ो इसे। हाँ, तो हम कहाँ थे? ट्रंप के फैसलों पर, राइट। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकालने का आदेश दिया है और इसके साथ ही यूएसए में एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर फॉसल फ्यूल प्रोडक्शन को तुरंत बढ़ाने का आदेश दिया। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा या यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सेना को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। उनके पिछले कार्यकाल में वो यहाँ दीवार बना रहे थे जो अधूरी रह गई थी। ट्रंप अब उसको पूरा करेंगे। इन सबसे ऊपर और सबसे बड़ा फैसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 का मैनेजमेंट करने में असफल रही है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अमेरिका WHO को फंड करे। अब यूएसए की बात हो ही रही है, तो आओ अमेरिका से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। नंबर 2, अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अब बॉल्ड ईगल है। नंबर 3, माइक जॉनसन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर नियुक्त किया गया है। अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत की लोकसभा के समान होता है। तो भारत में जिस पोस्ट पर ओम बिड़ला जी हैं, उसी पोस्ट पर अमेरिका में अब माइक जॉनसन जी हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे भारत के अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका के अपर हाउस को सीनेट कहा जाता है। नंबर 4, हाल ही में व्हाइट हाउस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में श्री रामकृष्णन जी को नियुक्त किया है। और हाँ, कल भारत और अमेरिका ने साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक MOU पर साइन किए हैं। अब अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं, जिसमें भारत सरकार ने एंटिटी लॉकर नामक एक नया क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन को सरल बनाएगा। दोस्तों, एंटिटी लॉकर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने बनाया है। ये तो हो गई किताबी बातें। आओ अब जाने कि ये ऐप आखिर करता क्या है। तो सुनो, जैसे डिजी लॉकर में नॉर्मल लोग अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से उनका यूज कर लेते हैं, ठीक इसी टाइप से एंटिटी लॉकर में कॉर्पोरेशंस, MSME, ट्रस्ट, स्टार्टअप्स, NGOs और बाकी सभी कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स रख पाएंगी और जरूरत पड़ने पे उन्हें वहीं से यूज कर सकेंगी। इस टाइप के सिस्टम का फायदा यह होता है कि जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटली स्टोर करवाते हैं तो उसका वेरिफिकेशन वहीं से आसानी से हो सकता है, जिससे किसी भी प्रकार के घोटाले की आशाएं कम हो जाती हैं। अब डिजी लॉकर बीच में आ ही गया है, तो ये भी रिवाइज कर लो कि डिजी लॉकर को 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलो अब आज के तीसरे करंट अफेयर की ओर चलते हैं, जिसमें प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2025 का गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज दिया गया। मित्रों, प्रोफेसर सिन्हा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाइट एंड मैटर फिजिक्स पढ़ाती हैं और इन्हें यह अवार्ड मैटर फिजिक्स के लिए ही दिया गया है। प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जी के अलावा 7 अन्य लोगों को भी इम्पैक्ट प्राइज 2025 दिया गया है। साथियों, इम्पैक्ट प्राइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन है। और क्या आपको याद है कि बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था। इम्पैक्ट प्राइज के बाद अब चलो 2024 के कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, याद रखो कि 2024 का एबेल प्राइज, जिसे हम मैथ का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, मिकेल तालाग्रांड जी को दिया गया।
इसके अलावा यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 एंटोनियो कोस्टा जी को दिया गया, बुकर प्राइज 2024 ऑर्बिटल किताब के लिए सोमंता हार्वे जी को दिया गया, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 माइकल हाफमैन और जेनी आर्पेनबेक को दिया गया। इनके अलावा अब 2024 के नोबेल प्राइज और रिवाइज कर लो, क्योंकि उनको रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है और आप उनको प्रोबेबली भूल चुके होंगे, और नोबेल प्राइज आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुनो दोस्तों, फिजिक्स का नोबेल प्राइज जॉन जे हफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डेविस बेकर, डेमिस हसविस और जॉन जंपर जी को दिया गया। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2024 में हांगकांग जी को दिया गया। नोबेल प्राइज इन चार के बाद पांचवा यानी नोबेल पीस प्राइज जापान के निहोन हिंडाको को दिया गया। निहोन ने न्यूक्लियर वेपन को कम करने के लिए एक्टिवली काम किया है। अब आप में से कुछ महानुभाव ऐसे भी होंगे जिनको नोबेल प्राइज अभी तक याद नहीं हुए हैं, तो वो ध्यान से सुनो। नोबेल प्राइज मैं याद करवाता हूँ। कुछ नहीं, नोबेल प्राइज बहुत सिंपल है दोस्तों। हमें क्या करना है, जैसे केमिस्ट्री में 3 लोगों को अवार्ड मिला है ना, और मेडिसिन में 2 लोगों को अवार्ड मिला है, तो ऐसे में हमें एक नाम याद करना है उनमें से कोई भी, और एक नाम का भी हमें एक वर्ड पकड़ना है जिसको हम याद करेंगे, फिर उससे हम लिंक करके बाकी ऑप्शंस को पेपर में टिक कर पाएंगे। तो चालू करते हैं। हर साल टोटल 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले PCM, P मतलब फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मेडिसिन। यहाँ मैथ नहीं, मेडिसिन या फिजियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में जो प्राइज बचते हैं वो है लिटरेचर और पीस प्राइज। तो सबसे पहले फिजिक्स, तो फिजिक्स किसको मिला है सर, तो वो मिला है जॉन जे हाफील्ड को। तो यहाँ जो हाफ फील्ड है ना, तो इसमें फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करो, विजुअलाइज करो, और फिर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को आप फिजिक्स से जोड़ दो, ठीक है। दूसरा, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज डेविड बेकर जी को मिला है। तो यहाँ जो बेकर है उसको आप बीकर या पात्र से जोड़ो, फिर जो वो पात्र है वो बीकर है, वो जाएगा कहाँ, केमिस्ट्री की लैब में, वहां उसे विजुअलाइज करो। तो केमिस्ट्री की लैब को विजुअलाइज करके उसके अंदर बीकर को विजुअलाइज करके डेविड बेकर के साथ में हम केमिस्ट्री को रिलेट कर सकते हैं। हाँ, अब इसके बाद में तीसरा क्या है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी का पीस प्राइज। तो दोस्तों, मेडिसिन या फिजियोलॉजी का पीस प्राइज हमें विक्टर एम्ब्रोस से याद करना है। तो विक्टर को आप डॉक्टर विक्टर के रूप में विजुअलाइज करो, जो कुछ ऐसा दिखता होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, तो डॉक्टर विक्टर एक फनी कैरेक्टर है। तो डॉक्टर विक्टर में डॉक्टर जो सामने लगा हुआ है उससे हम मेडिसिन को और फिजियोलॉजी को जोड़ेंगे। उसके बाद में 3 होने के बाद में फिजिक्स को हमने मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ा, केमिस्ट्री को हमने बीकर से जोड़ा, विक्टर को हमने डॉक्टर विक्टर बनाया। चौथा यानी लिटरेचर या साहित्य का नोबेल प्राइज हांगकांग जी को मिला है। आओ याद करें इसको। दोस्तों, हांगकांग में कांग को हम कंगाल शब्द से जोड़ेंगे। कंगाल शब्द का मतलब होता है बहुत कम पैसे वाला। जैसा कि हमें पहले से पता है कि हांगकांग जी पोएट है, कवि है, इनको अपनी कविताओं के लिए ही लिटरेचर या साहित्य का पुरस्कार मिला है। तो अब हमें विजुअलाइज करना होगा, जो कि सही भी है, कि अगर कोई व्यक्ति लिटरेचर की फील्ड में जाता है, कवि बनता है, तो जर्नली उसके पास में कम पैसा ही होगा, मतलब वो कंगाल टाइप का आदमी ही होगा। तो हांगकांग से आप कंगाल शब्द निकालो और कंगाल शब्द को लिटरेचर से जोड़ दो। इसमें ऑफ एंड होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए बोला गया है। हाँ, तो अब हमने टोटल 4 नोबेल प्राइज याद कर लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर। इसके बाद में आखिरी 5वां अवार्ड नोबेल पीस प्राइज है। तो नोबेल पीस प्राइज जो है वो जापान के निहोन हिंडाको जी को मिला है। न्यूक्लियर वेपन पर एक्टिविज्म के लिए नया अवार्ड दिया गया है। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि नोबेल पीस प्राइज। तो यहाँ पे जो पीस शब्द है ना, ये हम इनके नाम को अच्छे से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, निहोन हिंडाको। तो निहोन को हम बोलेंगे नहीं होने वाला, निहोन नहीं होने का, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, पीस नहीं हो सकता। तो नोबेल पीस प्राइज नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, क्या नहीं होने वाला, पीस नहीं होने वाला। तो इस तरीके से आप 5 नोबेल प्राइजेस को याद कर सकते हो। सबसे पहले फिजिक्स में हमने हॉफील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ के याद किया। उसके बाद में केमिस्ट्री को हमने बीकर या टेस्ट ट्यूब से जोड़ के याद किया। उसके बाद में तीसरा, विक्टर को हमने डॉक्टर विक्टर बनाया और मेडिसिन से रिलेट कर दिया। उसके बाद में लिटरेचर में हमने हांगकांग जी को पोएट बनाया, पोएट से फिर उन्हें कंगाल किया और कंगाल से हमने उन्हें लिटरेचर से जोड़ा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, कंगाल सही शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। उसके बाद में हमने करा नोबेल पीस प्राइज। तो पीस नहीं होने का, पीस नहीं होने का, निहोन, पीस निहोन, ठीक है ना। एक बार और रिवाइज कर लेना चाहो तो, कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर है। अभी मैंने ऊपर जो कुछ भी बोला वो बातें सिर्फ याद करवाने के लिए थी, बाकी मैं भी इन सब की दिल से इज्जत करता हूँ, तो कोई ऑफेंड नहीं होगा।
अब आज के चौथे करंट अफेयर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत खबर है साथियों। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने चांद को अपनी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल कर एट रिस्क हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ इस टाइप से आएगा कि किस संस्थान ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने चांद को एट रिस्क हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। तो इसका आंसर आपको पता है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने मून को हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। अच्छा, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है दोस्तों। इन्होंने अभी तक 300 से ज्यादा हेरिटेज साइट्स घोषित की हैं और उन्हें संरक्षित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। अब चांद की बात हो ही रही है तो सुनो, सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को पहले इंसान के रूप में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने चांद की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला फैक्ट तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और पेपर में भी नहीं आएगा। तो आओ मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज पहली मून लैंडिंग से रिलेटेड बताता हूँ। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 के कमांडर थे, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो ये है कि अपोलो 11 मून पर लैंड नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ गया ईगल लैंडर मून पर लैंड हुआ था। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, ना कि चंद्रयान 3। तो दोस्तों, ये जो विक्रम लैंडर था ना, इसके पायलट का नाम था बज एल्ड्रिन, जो नील के साथ। तो अपोलो 11 के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ही चांद पर उतरे तो उनके तुरंत बाद ईगल के पायलट बज एल्ड्रिन चांद पर पैर रखने वाले दूसरे इंसान बने थे। यही फैक्ट है कि चांद पर दूसरा व्यक्ति कौन था, तो बज एल्ड्रिन थे, जो कि ईगल के पायलट थे। ईगल क्या है? ईगल चांद पर लैंड करने वाला लैंडर है। बस यही फैक्ट था, यही आपको याद रखना है। चलो अब अगले करंट अफेयर को देखते हैं, जिसमें निकोबार जिले के वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिसे निकोबारी तभी आई नगोच भी कहा जाता है, को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग मिला है। इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात पर की। इस जीआई टैग के जरिए इस उत्पाद को नई पहचान मिलेगी और निकोबार की इकोनॉमी और मजबूत होगी। 2024 में निकोबार के मछली चावल, होडी या आउटरिगर कैनो, निकोबारी मैट और निकोबारी हट को भी जीआई टैग मिला है। अब अगले करंट अफेयर में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025 और 26 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट जारी की है। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ के हिसाब से 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से विकास करेगी। आईएमएफ की प्रेडिक्शन के साथ ही अब हमारे पास में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए टोटल 4 प्रेडिक्शंस आ गई हैं। ये चारों प्रेडिक्शन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले 6.4%, फिर 6.5%, फिर 6.6% और फिर 6.7%। 6.4% साथियों, एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 6.4% से ग्रो करेगी और आईएमएफ के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 6.5% से ग्रोथ करेगी। आरबीआई के हिसाब से भारत की इकोनॉमी 6.6% से ग्रोथ करेगी और इन सब में सबसे हाई प्रेडिक्शन जो है वो वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.7%, 6.7% से ग्रो करने वाली है। अच्छा, ये फोरकास्ट टाइम के साथ में सिचुएशन के हिसाब से रिवाइज होते रहते हैं। इन सबसे ऊपर आप ये याद रखो कि फाइनेंशियल ईयर 2024, जिसमें हम 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक को कंसीडर करते हैं, में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% रही है। चलो अब अगले करंट अफेयर में चलते हैं, जिसमें एनडीआरएफ ने अपनी नई बटालियन बनाई है। दोस्तों, एनडीआरएफ या नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने 19 जनवरी 2025 को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अपनी 10वीं बटालियन रेस की और इसका मुख्यालय स्थापित किया। इसी अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू जी ने इस मुख्यालय परिसर का उद्घाटन किया। इस फैसिलिटी को 110 करोड़ की लागत में बनाया गया है और यह हेडक्वार्टर 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। अब एनडीआरएफ की बात हो रही है तो याद रखो कि एनडीआरएफ को 2000 में आए गुजरात भूकंप और 1999 में उड़ीसा में आए ग्रेट साइक्लोन के बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पास कर 19 जनवरी 2006 को बनाया गया था। एनडीआरएफ के फाउंडेशन डे के साथ ये भी रिवाइज कर लो कि आज से ठीक 7 दिन पहले यानी 15 जनवरी को भारतीय सेना ने भी अपना 77वां आर्मी डे पुणे में मनाया। इसका थीम समर्थ भारत सक्षम सेना रखा गया था। अब आज की क्लास के अंतिम करंट अफेयर में बात होगी विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। दोस्तों, साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना 55वां वार्षिक सम्मेलन स्विट्जरलैंड के दावोस कोलोस्ट्रस में 20 से 24 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। इस मीटिंग का थीम कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमान युग के लिए साथ में सहयोग करना रखा गया था।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के देशों के बीच वैश्विक सहयोग को मजबूत करना था, ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी विकास और तेजी से कर सकें। भारत की तरफ से हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन 1971 में स्विट्जरलैंड में हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 4 इंपॉर्टेंट इंडेक्स या रिपोर्ट्स रिलीज करती है? आओ देखें कि आखिरी इंडेक्स कौन कौन से हैं और 2024 में भारत की इनमें क्या क्या रैंक रही। तो दोस्तों, ये 4 इंडेक्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, नंबर 2 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, नंबर 3 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, नंबर 4 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। दोस्तों, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारी रैंक 39वीं थी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारी रैंक 63वीं थी, जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी रैंक 129वीं थी और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में हमारी रैंक 43rd थी। अच्छा, आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस इंडेक्स को किसने पब्लिश किया, इसलिए ये याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 इंडेक्स यानी कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ट्रांजिशन इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल रिस्क इंडेक्स, ये चारों WEF पब्लिश करते। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म कर लिए हैं। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए और क्विज अटेम्प्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो। तो चलो मिलते हैं कल। टिल देन, कीप हसलिंग, कीप मूविंग, बाय बाय। दिस इज शिवांग दुबे signing off. This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.